मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम है टोटल, और तीनों नियम में प्रभाविता का नियम आपको समझाया जा चुका है। देखो, प्रभाविता का नियम, रूल्स ऑफ डोमिनेंस जो आपको बताया गया था, उसके बाद जो नियम हमारा आता है वो है युग्मकों की शुद्धता। ध्यान दीजिएगा, युग्मकों की शुद्धता, इसके 3 नाम है भाई। एक तो युग्मकों की शुद्धता, एक है पृथक्करण, और एक है विसंयोजन का नियम। और मेंडल के जो पहले 2 नियम हैं, ये दोनों नियम मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित हैं। ध्यान रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसे अपन कहते हैं, जिसमें आपको अभी तक बताया जा चुका है, मेंडल ने मटर के लंबे पौधे का मटर के बौने पौधों से संकरण कराया। अब यहाँ देखें आप, यहाँ केवल पादप की ऊंचाई पर अध्ययन किया जा रहा है। इसका मतलब आप लोग ध्यान रखो, लंबे पौधे का बौने पौधे से संकरण हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखो, इस नियम को अपन कैसे स्पष्ट करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। मैं रेखा चित्र से बता रहा हूँ, ये मेंडल के मटर के लंबे पौधे, ठीक है। उसके बाद मेंडल ने प्रयोग में जो मटर के बौने पौधे लिए, अब आप देखो, इसके दोनों कारक दोनों कैपिटल टी, इसके दोनों कारक दोनों स्मॉल टी। अब ये कौन सी पीढ़ी है भाई? जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी को बोलते हैं पी पीढ़ी या पेरेंट्स पीढ़ी। अब इनके बीच में अर्धसूत्री विभाजन, ये देखें आप, इसको हमने इससे मिला दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे मिलाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस पीढ़ी को मेंडल ने कहा प्रथम संतानीय पीढ़ी। ये जानकारी तो आपको दी भी जा चुकी है, और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक मेंडल ने प्रभाविता का नियम बनाया था, ठीक है। अब आज अपन आगे देख रहे हैं युग्मकों की शुद्धता अथवा पृथक्करण अथवा विसंयोजन का नियम। आप लोग देखो, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, उसी प्रकार से ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। अब मेंडल ने इनके बीच में, ध्यान रखिएगा, स्वपरागण कराया। ये सभी जो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है संकर अथवा अशुद्ध लंबे। आपको पता है कि प्रभावी लक्षण है यहाँ पर लंबापन, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है, और अप्रभावी लक्षण है यहाँ पर बौनापन, क्योंकि वो छिपा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखें, जैसे मेंडल ने इन पौधों के बीच में स्वपरागण कराया। इसको हमने स्वपरागण क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर इन पौधों की किस्म एक ही है, सभी पौधे संकर अथवा अशुद्ध लंबे हैं। अब जैसे मान लीजिए इसको इससे गुणा किया, दोनों कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दोनों स्मॉल टी। अब आप देखो यहाँ पर ये पौधा है शुद्ध लंबा, ठीक है, ये पौधा है अशुद्ध लंबा, ये पौधा भी है अशुद्ध लंबा, और ये पौधा है शुद्ध बौना। और मेंडल ने इस पीढ़ी को क्या कहा भाई? द्वितीय संतानीय पीढ़ी, ब्रैकेट में F2 पीढ़ी। ध्यान रखना। अब अपन यहाँ पर कहें कि ये शुद्ध लंबा क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों कारक कैपिटल टी हैं। ये अशुद्ध लंबा क्यों है? क्योंकि इसमें एक कारक कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये भी अशुद्ध लंबा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और ये शुद्ध बोना दोनों स्मॉल टी। और यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक तो मेंडल ने प्रभाविता का नियम बनाया। ये देखे आप,
और यहाँ से यहाँ तक मेंडल ने जो मैं आपको बता रहा हूँ युग्मकों की शुद्धता अथवा पृथक्करण अथवा विसंयोजन का नियम बनाया। अब देखो ये नियम क्या कहता है, F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतति ये है आपकी संकर संतति अथवा विषम युग्म जी। विषम युग्म जी क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों कारक अलग अलग है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल। तो मेंडल ने इस नियम में क्या बोला कि F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर अथवा विषम युग्म जी से युग्मक बनते समय, समझिएगा, युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। आप देखो ना, पृथक हो गए, कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, तभी तो मेंडल ने इस नियम को बोला पृथक्करण का नियम। और युग्मकों की शुद्धता क्यों बोला? क्योंकि प्रत्येक युग्मक के अंदर एक युग्म विकल्पी लक्षण पाया जाता है, यानी कि एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। जैसे ये कैपिटल टी है लंबेपन के लिए, ये स्मॉल टी है बौनेपन के लिए। तो मेंडल ने क्या कहा कि F1 पीढ़ी में, मेंडल ने पहले ये सोचा था जब उसको F1 पीढ़ी में सारे पौधे संकर अथवा अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए थे, तो मेंडल ने ये सोचा था कि शायद लंबेपन के कारक कैपिटल टी ने बौनेपन के कारक स्मॉल टी को खराब कर दिया या नष्ट कर दिया या संदूषित कर दिया। लेकिन जब मेंडल को F2 पीढ़ी में बोना पौधा, शुद्ध बोना पौधा, तो मेंडल कहता है कि एक कारक दूसरे कारक को संदूषित अथवा नष्ट नहीं करता है, अपितु एक कारक दूसरे कारक को छिपा लेता है, नष्ट नहीं होता है। आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर F1 पीढ़ी में बौनेपन का कारक स्मॉल टी नष्ट हो जाता तो फिर F2 पीढ़ी में मेंडल को बोना पौधा नजर कहाँ से आता? तो मेंडल ने इस नियम में क्या कहा कि प्रत्येक युग्म विकल्पी में या प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। ये ध्यान रखना है आप। यानी कि क्या कहा उन्होंने, जो है नियम नंबर 2 पृथक्करण का नियम, जो आज मैं आपको बता रहा हूं, पृथक्करण के नियम में उन्होंने यही कहा कि F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर अथवा विषम युग्म जी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, तभी तो नाम दिया पृथक्करण का नियम। तो 2 नियम मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। एक नियम प्रभाविता का नियम यहां से यहां तक, ठीक है, एक नियम पृथक्करण का नियम यहां से यहां तक। अब आप देखो यहां पर कल मैंने आपको एक बात बताया था, एक तो लक्षण प्रारूप, ठीक है, और एक जीन प्रारूप। अब आपको लक्षण प्रारूप में क्या बताया था? बाहरी लक्षणों को देखकर, अगर खेत में ये 4 पौधे उगे हुए हैं तो आप जीनी संरचना को ना देखो, केवल लक्षणों को देखकर यही कहोगे कि 3 पौधे तो लंबे हैं और एक पौधा बौना है। लक्षणों को देखकर जो प्रारूप बना है वो लक्षण प्रारूप। अब अगर अपन जीन प्रारूप पर ध्यान दें तो इनकी जीनी संरचना को देखें, एक में दोनों कैपिटल टी, 2 में कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक में दोनों स्मॉल टी, तो इसका जीन प्रारूप हो गया 1:2:1। अगर आपसे पूछे कि मेंडल के एक संकर संकरण क्रॉस की F2 पीढ़ी का लक्षणीय अनुपात कितना है, तो आपको लिखना है 3:1, क्योंकि 3 लंबे और 1 बौना। और अगर आपसे पूछे कि मेंडल के एक संकर संकरण क्रॉस की F2 पीढ़ी का समजीनी अनुपात कितना है, तो आपको लिखना है 1:2:1।
अब मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं जिसे पेपर 2018 ने पूछा था, अब मैं आपको बताऊंगा ध्यान से। संकर पूर्वज संकरण, आप देखें भैया, मेंडल के तीसरे नियम का अध्ययन करने से पहले हम यहां पर संकर पूर्वज संकरण के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब संकर का उनके पूर्वजों के साथ संकरण। आप देखो ना, ये संकर है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे जिसमें दो जातियों के लक्षण होते हैं वही तो संकर होता है, बात कर चुके हैं। तो इस संकर का, अब इसके पूर्वज कौन है? इसके पूर्वज एक तो दोनों कैपिटल टी है और एक इसके पूर्वज दोनों स्मॉल टी है। यानी कि कहने का मतलब जब F1 पीढ़ी में प्राप्त, देखो, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतति का संकरण, देखो परिभाषा क्या होगी। जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतति का संकरण प्रभावी समयुग्मजी जनक अथवा अप्रभावी समयुग्मजी जनक से कराया जाता है तो उसे कहेंगे संकर पूर्वज संकरण। अब आपको पता है संकर तो F1 पीढ़ी में प्राप्त यही है। अब आपको पता है प्रभावी समयुग्मजी जनक दोनों कैपिटल टी, क्योंकि यही तो F1 पीढ़ी में प्रकट हुए थे। भाई इनको प्रभावी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेंडल को F1 पीढ़ी में दिखाई दिए थे। और उसी प्रकार से अप्रभावी समयुग्मजी जनक, ये देखें आप, इनको अप्रभावी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये F1 पीढ़ी में छिपे हुए। तो ये जो संकर है इसका प्रभावी समयुग्मजी जनक, ठीक है, अथवा अप्रभावी समयुग्मजी जनक से संकरण जो कराया जाता है उसको ही नाम दिया जाता है संकर पूर्वज संकरण। अब आप देखो ये दो है ना, तो संकर पूर्वज संकरण भी दो प्रकार का है। ध्यान दीजिएगा साहब, मैं आपको यहाँ पर संकर पूर्वज संकरण के प्रकार बता रहा हूँ। देखे आप, संकर पूर्वज संकरण और संकर पूर्वज संकरण के दो प्रकार हैं। एक तो है बाह्य संकरण, ध्यान देना, और एक है परीक्षण संकरण। अभी आया था पेपर 2020 के अंदर संकर पूर्वज संकरण और परीक्षण संकरण के बारे में, और पेपर 2018 में बाह्य संकरण के बारे में। अब आप जरा देखें, जैसे ये संकर संतति, ठीक है, इसका संकरण प्रभावी समयुग्मजी जनक से, ये है बाह्य संकरण, ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे ये संकर संतति, इसका संकरण अप्रभावी समयुग्मजी जनक से, बहुत आसान है भाई, ये बाह्य संकरण और ये परीक्षण संकरण। अब अपन इनके बीच में संकरण कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखो, इसको इससे मिला दिया, दोनों कैपिटल टी, इसको इससे मिला दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैं यहाँ पर एक तो आपको लक्षण प्रारूप पढ़ाऊंगा और एक आपको जीन प्रारूप पढ़ाऊंगा। अब आप देखो, ये पौधे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, केवल इनके बाहरी लक्षणों को देखकर आप कहोगे, तो आप कहोगे ना भाई कि ये सभी पौधे लंबे हैं।
भाई लक्षण प्रारूप में शुद्धता और अशुद्धता की बात नहीं होती, लक्षण तो केवल बाहर से देख कर कह दिया जाता है। तो ये लक्षण प्रारूप हो गया 100% लंबे, ये देखो। और जीन प्रारूप में देखो यहाँ दोनों कैपिटल टी हैं, तो जीन प्रारूप में क्या होगा 50% शुद्ध लंबे, समझ गए भाई। और यहाँ एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो क्या हो गया 50% अशुद्ध लंबे। और यही पूछा था पेपर ने, आप लोग ध्यान दें, यही पूछा था पेपर ने यहाँ पर कि F1 पीढ़ी में प्राप्त, ध्यान दें 50%, देखो 50% अशुद्ध लंबे। और पेपर 2018 में कैसे आया था प्रश्न कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतति का संकरण प्रभावी समयुग्मजी जनक से कराया जाता है, तो प्राप्त पीढ़ी का लक्षणीय अनुपात और जीनी अनुपात बताइए। तो वहाँ पर यही लिखना था 100% लंबे और 50% शुद्ध लंबे और 50% अशुद्ध लंबे, यानी कि 1:1। अब अपन इधर देखते हैं, देखो सभी, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, वही पहले लक्षण प्रारूप, फिर जीन प्रारूप। अब तो आप भी समझ गए होंगे लक्षण प्रारूप। देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो क्यों कैसे ही है लंबे, शुद्ध शुद्ध नहीं आएगा अभी, कैसे ये लंबे, यानी कि 50% लंबे, अनुपात 50%, ये कैसे हैं छोटे टी बोने, ये देखो ना, ये लक्षणीय प्रारूप हो गया या लक्षणीय अनुपात भी कह सकते हैं। और जीन प्रारूप में देखो, जीनी संरचना पर ध्यान दो आप, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जीन प्रारूप में देखो 50% अशुद्ध लंबे और 50% शुद्ध बोने। आ गया ना भाई समझ में, क्योंकि दोनों स्मॉल टी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतति का संकरण हम प्रभावी समयुग्मजी जनक से अथवा अप्रभावी समयुग्मजी जनक से कराते हैं, तो उस संकरण को कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। और ये मेनली दो प्रकार का होता है, एक बाह्य संकरण और एक परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण में देखें आप, F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतति का संकरण प्रभावी समयुग्मजी जनक से कराया गया है, और यहाँ F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतति का संकरण अप्रभावी समयुग्मजी जनक से कराया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। अब मैं आपको मेंडल के तीसरे और अंतिम नियम पर ले आया हूँ। आप लोग देखिए, मेंडल के टोटल 3 नियम में से 2 नियम की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। अब मैं आपको मेंडल के तीसरे और अंतिम नियम पर ले आया हूँ। देखिए, इसका नाम है स्वतंत्र अपव्युन का नियम। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पेपर में आया नहीं है। और ये पेपर में अभी तक इस वजह से नहीं आया क्योंकि ये एक कठिन टॉपिक पड़ता है थोड़ा। पहली चीज़ तो ये है कि मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्युन का नियम है, इस चैप्टर में आपने एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण पढ़ा, तो मेंडल का तीसरा और अंतिम नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। जैसे मेंडल के पहले 2 नियम कौन से संकर संकरण पर आधारित थे? एक संकर संकरण।
और मेंडल का जो तीसरा नियम है स्वतंत्र फ्यून का, ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो पहले अपन इसका रेखा चित्र समझ लेते हैं। आप लोग देखिए, जैसे पीले एवं गोल, ये देखें भाई पीले एवं गोल, और उसी प्रकार से हरे व झुर्रीदार। देखो दो लक्षण आ गए। अभी तक आप लंबे पौधे का बोने पौधे से संकरण करवा रहे थे, अब दो लक्षण आ गए। पीला और हरा तो क्या है, मटर के बीज पत्र का रंग। आपको पता है मटर की फली या तो पीले रंग की होती है, हरे रंग की होती है। और गोल और झुर्रीदार क्या है, मटर के बीजों की आकृति। तो दो लक्षण हो गए ना, तो फिर द्विसंकर संकरण हो गया। और ये पीढ़ी है हमारी, देखो कौन सी पीढ़ी, जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी को बोलते हैं पी पीढ़ी। ये देखें पेरेंट्स पीढ़ी। अब पीले को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, येलो, और गोल को राउंड। तो इनकी जीनी संरचना हो गई, दोनों कैपिटल वाई और दोनों कैपिटल आर। हरे के लिए दोनों स्मॉल वाई और दोनों स्मॉल आर। अब आप देखो इनके बीच में मेंडल ने कृत्रिम पर परागण कराया। अब अपने को ये अलग अलग करने हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। उसी प्रकार से स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अब मेंडल ने इसका इससे संकरण करवाया। तो आप देखें कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। और यहाँ भी देखें आप कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब ये पीढ़ी है हमारी प्रथम संतानीय पीढ़ी, जिसको एक संकर संकरण समझ में आ गया, इसको समझने में उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि पहला और तीसरा प्रभावी होता है। जैसे पहला कैपिटल वाई है और तीसरा कैपिटल आर है। अब ये देखो, ये तो आपके समयुग्मजी पीले व गोल हैं। समयुग्मजी को अपन शुद्ध भी कहते हैं, क्योंकि दोनों कैपिटल वाई और दोनों कैपिटल आर हैं। उसी प्रकार से यह भी समयुग्मजी है, इसको अपन शुद्ध भी कहेंगे, क्योंकि दोनों स्मॉल वाई और दोनों स्मॉल आर है। बट ये विषम युग्मजी है, ध्यान रखना, क्योंकि कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई है और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है। तो फिर इसे कहेंगे अपन विषम युग्मजी अथवा अशुद्ध। आप देखो पहला और तीसरा प्रभावी होता है, तो पहला पीला तीसरा गोल, तो ये हो गए अशुद्ध विषम युग्मजी अथवा अशुद्ध पीले एवं गोल। अब आप भी समझ गए होंगे, मेंडल ने जब लंबे पौधे का बोने पौधे से संकरण कराया था, तो F1 पीढ़ी में सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। तो मेंडल ने लंबेपन को क्या कहा था, प्रभावी, और बोनेपन को अप्रभावी। तो यहां भी देखो ना, द्विसंकर संकरण में पीला और गोल F1 पीढ़ी में प्रकट हो रहा है, तो मेंडल ने पीले व गोल को तो कहा प्रभावी, और हरा और झुर्रीदार छिपा हुआ था तो उसको कहा अप्रभावी। अब मेंडल ने आगे इनके बीच में स्वपरागण करके F2 पीढ़ी प्राप्त की। मैं आपको चेकर बोर्ड बनाना सिखा रहा हूँ, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। कैपिटल वाई कैपिटल आर से गुणा, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर से गुणा, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल आर से गुणा, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर से गुणा, तो स्मॉल वाई और स्मॉल आर। देखो इस जीनी संरचना से 4 युग्मक बने हैं हमारे।
जबकि इस जीनी संरचना से 2 युग्मक बने थे। ध्यान रखना, समयुग्मजी जीनी संरचना से 2 युग्मक बनेंगे और विषम युग्मजी जीनी संरचना से 4 युग्मक बनेंगे। अब इधर भी आपको यही करना है। आप लोग देखें, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इनके बीच में देखो बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करोगे जिसमें समझ जाओगे, टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं है। टोटल 16 पौधे आएंगे यहाँ पर, हम इसको गुणा करके लिखते जाएंगे। रटने की चीज़ नहीं है भाई, समझने का मैटर है। मेंडल का स्वतंत्र अफ्यून का नियम जो तीसरा नियम है वो अपन इस चीज़ से सिद्ध करेंगे। आप लोग देखिए, इस प्रकार से हमें यहाँ पर डिब्बे बनाने हैं। अब अपने को क्या करना है, इनको गुणा करके लिखना है। आप देखो बहुत आसान है, गुणा करके कैसे लिखना है। आपको इस वाली जीनी संरचना को इन चारों जीनी संरचना से गुणा करना है और गुणा करके इन चारों डिब्बों में लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको इस जीनी संरचना को इन चारों से गुणा करना है और उन्हें इस डिब्बों में लिखना है। समझ रहे हो ना? उसी प्रकार से इस जीनी संरचना को इन चारों से गुणा करना है और उनको तीसरे नंबर के डिब्बे में रखना है। उसी प्रकार से इस जीनी संरचना को चौथे नंबर से गुणा करना है और उसको इन डिब्बों में रखना है। जैसे देखें, अपन इसको इससे गुणा करेंगे तो दोनों कैपिटल वाई और दोनों कैपिटल आर, ये देखें, ठीक है। उसी प्रकार से अब इसको इससे गुणा करेंगे तो आप देखें दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद इसको इससे गुणा करें तो देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों कैपिटल आर। उसके बाद इसको इससे गुणा करें तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब पौधे कौन कौन से होंगे भी आपको बताऊंगा मैं, पहले अपन गुणा कर लेते हैं। अब इसको इससे गुणा करें, देखो दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे गुणा करें दोनों कैपिटल वाई दोनों स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद इसको इससे गुणा करें कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। चूक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ध्यान से बिल्कुल स्थिरता रखते हुए फिर इसको इससे गुणा करें तो देखो कैपिटल वाई दोनों स्मॉल आर। आगे ना 8 पौधे, 8 और बचे नीचे के 2 डिब्बे के। अब देखो इसको इससे गुणा करें तो कैपिटल वाई दोनों कैपिटल आर, ठीक है। उसी प्रकार से इससे इसको गुणा करें कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके बाद इसको इससे गुणा करें दोनों स्मॉल वाई दोनों कैपिटल आर। हो गया भाई क्लियर? गुणा करके लिख रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा कठिनता वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। इसको इससे गुणा करें तो दोनों स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। 12 पौधे आ गए। अब 4 बचे हैं हमारे पास। इसको इससे गुणा करें कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको इससे गुणा करें कैपिटल वाई दोनों स्मॉल आर। इसको इससे गुणा करें तो दोनों स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और एट लास्ट सबसे अलग ये है द्वितीय संतानीय पीढ़ी। ध्यान दें, ये है द्वितीय संतानीय पीढ़ी जिसको मेंडल ने F2 पीढ़ी कहा। अब आप इन पौधों की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा पौधा कौन सा है?
तो आपको पता है पीला मतलब कैपिटल वाई, ठीक है, गोल मतलब कैपिटल आर, हरा मतलब स्मॉल वाई और झुर्रीदार मतलब स्मॉल आर। अब आप इसे पहले और तीसरे से पहचानेंगे। आपको सब में ध्यान रखना है कि पहला कौन सा है और तीसरा कौन सा है। भाई आपको ये पता लग गया कि पहला अगर कैपिटल वाई है तो वो पौधा पीला है, और अगर स्मॉल वाई है तो फिर वो पौधा हरा है। और तीसरा अगर स्मॉल वाई है तो तीसरा अगर मान लीजिए कैपिटल आर है तो वो आपका गोल है, और अगर तीसरा स्मॉल आर है तो फिर वो आपका झुर्रीदार है। अब आप ध्यान दें, जैसे देखें यहाँ पर पहला और तीसरा बहुत आसान है भाई, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा यहां पर क्या है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। तो ये पौधा कैसा होगा, बोलिए, पीला एवं गोल। बहुत आसान है, आए ना समझ में। ये देखो यहां पहला कैपिटल वाई, तीसरा कैपिटल आर, सेम है। तो ये पौधा भी कैसा होगा, बहुत धीमी गति से बता रहा हूं, पीला एवं गोल। यहां देखो पहला कैपिटल वाई, अरे आपको पहले और तीसरे पर ही ध्यान देना है, आपको दूसरे चौथे से कोई मतलब नहीं। आप देखो पहला कैपिटल वाई, तीसरा कैपिटल आर, तो यह भी हो गया साहब पीला एवं गोल। यह भी देखें आप पीला एवं गोल। एक बार क्लियर हो गया तो जल्दी जल्दी आप खुद ही लिखते जाओगे, प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। यहाँ देखो पहला कैपिटल वाई, तीसरा कैपिटल आर, तो ये भी है हमारा पीला एवं गोल, ठीक है। ये भी है हमारा जो है पीला एवं गोल। सेकंड नंबर पर आएंगे पहले अपन। देखो पहला कैपिटल वाई, आप देखिए सेकंड नंबर पर देखिए पहला तीसरा, तो बोलो पीला एवं गोल। अब यहां अंतर है, पहला कैपिटल वाई और तीसरा स्मॉल आर, तो स्मॉल आर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, झुर्रीदार के लिए। तो ये पौधा कैसा हो गया, बोलो, पीला एवं झुर्रीदार, ठीक है। ये वापस आ गया पीला व गोल, कैपिटल वाई कैपिटल आर, पता है आपको। ये देखो कैपिटल वाई पीला और स्मॉल आर झुर्रीदार, तो कैसा हो गया, पीला व झुर्रीदार। इसको देखो ये वापस आ गया पीला व गोल। समझ में आ गया भाई, बहुत आसान है। ये देखो आप पीला व गोल। अब यहां देखो स्मॉल वाई आ गया पहला, तो स्मॉल वाई किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हरे के लिए, यानी कि ये कैसा है, हरा व, क्योंकि कैपिटल आर गोल के लिए, ठीक है। ये देखें आप यहां भी स्मॉल वाई है तो हरा व गोल। उसके बाद ये देखो आप पीला व गोल। ये कैपिटल वाई, बोलो कैपिटल वाई किसके लिए जिम्मेदार है, पीले के लिए, तो ये हो गया पीला व झुर्रीदार। ये हो गया हरा व गोल, और ये हो गया आपका जो है अलग है सबसे, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो स्मॉल वाई स्मॉल आर है तो ये हो गया अपना हरा व झुर्रीदार। देखो पहचान लिया आपने खुद ने, कोई दिक्कत आई नहीं। मैंने आपसे कहा कि आपको पहला और तीसरा ही पहचानना है। अगर आपने पहला और तीसरा बढ़िया तरीके से पहचान लिया तो फिर आपको वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ये चीज़ फाइनली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप देखो अब अपन इसमें गिनेंगे भाई पौधों को, जैसे मान लीजिए पीले एवं गोल गिनेंगे अपन, उसके बाद पीले एवं
झुर्रीदार। उसके बाद हरे एवं गोल, और उसके बाद हरा व झुर्रीदार। अब टोटल जो 16 पौधे हैं आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 9 पौधे तो पीले व गोल। देखें आप, 9 पौधे तो पीले व गोल। उसके बाद पीले व झुर्रीदार गिने अपन, जैसे मान लीजिए पीला व झुर्रीदार, एक ये रहा, एक ये रहा, 2, और उसके बाद देखें आप सभी यहाँ पर एक ये रहा, 3, तो पीले व झुर्रीदार कितने हुए? 3। उसके बाद देखें हरे व गोल, हरे देखो आप, हरे ये रहा 1 2 और 1 3, तो हरे व गोल हो गए 3। उसके बाद देखो आप, एक सबसे अलग पौधा है हरा व झुर्रीदार, तो ये हो गया 1, यानी कि कुल मिलाकर आपको देखो ये इसका लक्षणीय प्रारूप है, ध्यान रखना। क्योंकि इसमें अपन ने कहीं भी शुद्धता और अशुद्धता की बात नहीं की है, आपने डायरेक्ट बोला है कि 9 पौधे पीले व गोल, 3 पौधे पीले व झुर्रीदार, 3 पौधे हरे व गोल और 1 पौधा हरा व झुर्रीदार, तो इसका अनुपात हो गया 9:3:3:3:1। ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडल के द्विसंकर संकरण क्रॉस की, मेंडल के द्विसंकर संकरण क्रॉस की F2 पीढ़ी का समलक्षणीय अनुपात कितना है, तो आपको बताना है 9:3:3:1। और इसका जीनी प्रारूप तो मैं विद्यार्थियों को अंक बता देता हूं कि आप इसको इस प्रकार से याद कर लें। अभी वही बताऊंगा मैं आपको। आप देखना, उसकी तो आपको संख्या ध्यान रखनी है, 12 24 12 12 1। क्योंकि अगर आप इसमें जीनी प्रारूप ढूंढने बैठोगे तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे। तो बिल्कुल सीधी सी संख्या ध्यान रख लो ना भाई, 12 24 12 12 1, और सभी पर अनुपात लगा दो। अनुपात लगाना जरूरी है, नहीं तो करोड़ों में पहुंच जाएगी संख्या। पौधे तो 16 ही हैं, और फिर गिन लो भाई, 16 है नहीं है, देखो 2 और 1 3 2 5 4 9 10 2 12 13 2 15 और 1 16। यहां भी देखो ना, 9 3 12 3 15 9 1 16। यानी कि ये समलक्षणीय अनुपात और ये समजीनी अनुपात, समजीनी को आपको ध्यान रखना है 12 24 12 12 1। अब आप देखें एक बार फिर, मेंडल ने द्विसंकर संकरण के अंतर्गत पीले व गोल का हरे व झुर्रीदार पौधों से संकरण कराया, ठीक है, और संकरण कराकर प्रथम संतानीय पीढ़ी या F1 पीढ़ी प्राप्त की, जिसमें मेंडल को सभी पौधे विषम युग्मजी अथवा अशुद्ध पीले व गोल प्राप्त हुए। और यहाँ पर मेंडल ने पीले व गोल को प्रभावी कहा और हरे व झुर्रीदार को अप्रभावी कहा। जब मेंडल ने F1 पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्मजी अथवा अशुद्ध पीले व गोल पौधों का संकरण कराया, तो 9 पौधे, आप देखो 9 पौधे पीले व गोल, 3 पौधे पीले व झुर्रीदार, 3 पौधे हरे व गोल और 1 पौधा हरा व झुर्रीदार प्राप्त हुआ। और ये है मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस। और मैं आपको ये इस वजह से बता रहा हूं कि मेंडल का जो अंतिम नियम है, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्युन का नियम, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र अपव्युन का नियम मेंडल के इसी क्रॉस पर आधारित है।
अब मैं स्वतंत्र अफ्यून के नियम की भाषा आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है, सुनो दोबारा, इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। और ध्यान रखना, एक लक्षण की उपस्थिति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। आज आप देखो ना, पीला और गोल एक ही पादप के लक्षण हैं, लेकिन दोनों लक्षण पूरी तरह एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ना तो पीला गोल को रोक सकता है, ना गोल पीले को रोक सकता है। दोनों लक्षण स्वतंत्र होते हैं, दोनों लक्षण अपनी उपस्थिति को दिखाते हैं। कुल मिलाकर ये जैसे पीले की उपस्थिति, मैं आपसे मनुष्य के अंदर बात करूं, अगर मानव के अंदर किसी बच्चे में हाथ में 6 उंगलियों वाला जीन है और उसी बच्चे के अंदर भूरी आंखों वाला जीन भी है, तो ना तो 6 उंगलियों वाला जीन भूरी आंखों वाले जीन को रोक सकता है और ना ही भूरी आंखों वाला जीन 6 उंगलियों वाले जीन को रोक सकता है। ये है मेंडल का स्वतंत्र अफ्यून का। बहुत आसान है भाई। मेंडल ने, एक बार फिर सुने, मेंडल ने यही कहा, पहली बात तो यही ध्यान रखना, स्वतंत्र अफ्यून का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है और उसी का फ्लो चार्ट या रेखा चित्र आपके सामने है जो अभी अपन ने समझा। और स्वतंत्र अफ्यून का नियम यही कहता है कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की उपस्थिति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और इसी नियम को स्वतंत्र अफ्यून का नियम कहते हैं। अब आप देखिए, अपन ने मेंडल के 3 नियम देखे। एक नियम देखा प्रभाविता का नियम, एक नियम देखा विसंयोजन अथवा युग्मकों की शुद्धता अथवा पृथक्करण का नियम, और एक नियम देखा स्वतंत्र अफ्यून का नियम। आपको बताया गया कि मेंडल के पहले 2 नियम एक संकर संकरण पर आधारित है और आपको बताया गया कि मेंडल का जो अंतिम नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अब अपन इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ गए भाई, मेंडल के नियमों का आनुवांशिक महत्व। आप देखें, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है। इसे भी पूछा था पेपर 2019 ने। मैं आपको मेंडल के नियमों के आनुवांशिक महत्व के तहत 4-5 बिंदु बताऊंगा, जिसमें से 2 बिंदु 2019 ने पूछे थे। पहला बहुत आसान है। आपको पता है कि मेंडल के नियमों से ही सबसे पहले ये पता लगा कि प्रभावी लक्षण तो प्रकट होते हैं और अप्रभावी लक्षण छिपे रहते हैं। आपने देखा ना कि लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में संकरण करवाया तो लंबापन प्रभाविता तो दिखाई दे गया, बौनापन अप्रभाविता तो छिपा रहेगी। और इससे क्या पता लगा, हमारे शरीर में भी ऐसे अनेक हानिकारक जीन हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो जो हानिकारक जीन हैं, वो हानिकारक जीन अप्रभावी हैं और वो हानिकारक जीन अप्रभावी है। इस वजह से प्रभावी जीन उन्हें प्रकट नहीं होने देते, तभी तो अपन बीमार नहीं होते। ये मेंडल ने बताया था सबसे पहले।
आपको पता है एक युग्म विकल्पी या एक जीन के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं जिन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं। तो मेंडल ने ही सबसे पहले ये बताया था कि एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं, ध्यान रखना। अपन मेंडल के नियमों का उपयोग करके पौधों की रोग प्रतिरोधक किस्में उत्पन्न कर सकते हैं। महत्व देखो, यानी कि मेंडल के नियमों का कृषि में उपयोग करके ऐसे पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है जिनके ऊपर रोग का कोई प्रभाव नहीं हो, यानी कि जो पूरी तरह रोग प्रतिरोधक हो। हम मेंडल के आनुवांशिक नियमों का उपयोग करके अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों को उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत आसान है। अगर खेती में पादप कम किस्म उत्पन्न कर रहा है, कम उत्पादन हो रहा है, तो मेंडल के नियमों का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। आप लोग ध्यान रखो, मेंडल के नियमों से जीन संकल्पना की भी पुष्टि होती है। जीन संकल्पना अगर आप 11th के अंदर बायोलॉजी लेते हो तो वहाँ पर आप पढ़ोगे कि मनुष्य के अंदर जितने भी लक्षणों का या गुणों का निर्धारण होता है ना, ध्यान रखिएगा वो जीन के द्वारा ही होता है। यानी कि उन गुणों का जो डिटर्मिनेशन होता है वो जीन के द्वारा ही कंप्लीट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी बताओ, आपने पौधे के बारे में ही पढ़ा है कि मेंडल ने उद्यान मटर अथवा पाइसम सेटाइवम पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी बताता हूँ कि आजकल मेंडल के नियमों का उपयोग मानव जाति की उन्नति में भी किया जा रहा है। और ध्यान रखना, जब मेंडल के नियमों का उपयोग मानव जाति की उन्नति के लिए किया जाता है तो विज्ञान की वह शाखा सृजननिकी कहलाती है। सृजननिकी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भाई इयोजेनिक्स। आप देखो मेंडल के नियमों के आनुवांशिक महत्व में मैंने आपको क्या बताया कि मेंडल ने ही सबसे पहले कहा था कि प्रभावी लक्षण या जीन प्रकट होते हैं और अप्रभावी जीन या लक्षण छिपे रहते हैं। इस कारण हमारे शरीर में भी बहुत सारे हानिकारक अप्रभावी जीन हैं जो प्रभावी जीन की उपस्थिति में प्रकट नहीं हो रहे और हम बीमार नहीं हो रहे। आप देखो मेंडल ने ही कहा था कि एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं। मेंडल से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है मेंडल के नियमों से। मेंडल के नियमों से रोग प्रतिरोधक किस्में उत्पन्न की जा सकती हैं। मेंडल के नियमों से अधिक पैदावार देने वाली किस्मों को उत्पन्न किया जा सकता है। और इम्पोर्टेंट जानकारी बताई कि जब मेंडल के नियमों का उपयोग मानव जाति की उन्नति में किया जाता है, ठीक है, जब मेंडल के नियमों का उपयोग मानव जाति की उन्नति में किया जाता है तो विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? सृजन। अब ये आपके चैप्टर नंबर 3 से संबंधित मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूँ, जिस चैप्टर का नाम था आनुवंशिकी या जेनेटिक्स, जिसमें से 4 नंबर का प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा